इस बार भारी बारिश और बाढ़ की वजह से बहुत से गांव वालों की खेती खराब हो गई। कुछ जमीन जायदाद बेचकर शहर चले गए, जिनमें से एक परिवार था बिरजू और सरजू का। बिरजू और सरजू दोनों सगे भाई थे, दोनों ही शादीशुदा थे। बिरजू की पत्नी थी मालती और सरजू की पत्नी थी गीता। मालती और गीता का बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो गांव छोड़कर शहर जाएं। दोनों ही इस बात को लेकर बहुत उदास थीं। मालती भाभी, हम इसी गांव में शादी होकर आए, हमारी बहुत सी यादें इस गांव से जुड़ी हैं। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं गांव से शहर जाने का। वहां जाकर भी तो हम एकदम से सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। हम शहर जाकर करेंगे क्या? तुम ठीक कह रही हो गीता, मन तो मेरा भी नहीं है कि हम शहर जाएं, पर गांव के हालात देखते हुए हमें ये कदम उठाना पड़ेगा। हमें अपना गांव छोड़ना पड़ेगा गीता, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। अरे मालती, सामान बांध लिया? शहर की बस अगले 1 घंटे में निकल जाएगी। मैं बच्चों को और अम्मा को सरजू के साथ बस अड्डे भेज रहा हूँ। अम्मा चलो, हमें शहर जाना है। कैसे हालात आ गए, अपनी जमीन अपना गांव ही छोड़कर हमें पराए शहर जाना पड़ रहा है। अब यही दिन देखने रह गए थे। अम्मा, शहर तो जाना ही पड़ेगा, यहाँ गांव में अब कोई काम नहीं बचा। सबके खेत बर्बाद हो गए हैं, सब अपने खेत बेचकर शहर जा रहे हैं। कोई और रास्ता नहीं है जिससे? मालती, कोई रास्ता नहीं है, अब देर मत करो, बस निकल जाएगी। अरे बिरजू, अभी सामान रख दे, आज बस शहर नहीं जा रही है, 2 दिन बाद जाएगी। शहर की सड़क की मरम्मत चल रही है, आंधी की वजह से पेड़ गिर गए हैं, जिस वजह से सड़क ठीक होने में 2 दिन लगेंगे। अब 2 दिन बाद ही शहर जाना होगा। अरे अब 2 दिन और लगेंगे, चलो 2 दिन बाद ही सही। मालती, गीता, एक काम करो, विमला कई बार शादी के लिए बोलकर जा चुकी है, अब तो हम 2 दिन यही हैं। उसके घर शादी में हो आओ, उसे अच्छा लगेगा। भगवान जाने फिर कब मिलना हो। बड़ी मुश्किलों से वो अपनी बेटी की शादी कर रही है। बड़ी मेहनती बेटी है उसकी, शहर में नौकरी करती है। अब उस बेचारी का भी इस दुनिया में है ही कौन। जब इस गांव में रहती थी तो हम लोगों से ही वो बात कर लेती थी। आज जाओगी तो कल सुबह तक लौट आना। अम्मा जी, चले तो जाएंगे, पर लेकर क्या जाए कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, वो बात तो है, इसी वजह से तो मैं सोच रही हूँ, पर विमला मेरी पुरानी सहेली है, उसने हमारा साथ बहुत निभाया है, कोई उपहार ले जाना सही रहेगा। मालती भाभी, एक काम करते हैं, हम कुछ हाथ की चूड़ियां बना लेते हैं। हम बिमला चाची की बेटी बिंदिया की शादी में चूड़ियां उपहार में दे देंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो, तुम और मैं मिलकर हाथ की कुछ चूड़ियां बना लेते हैं। गीता को चूड़ियां बनानी आती थी और मालती को बहुत सुंदर मेहंदी। दोनों में ही ये बहुत अच्छी कलाकारी थी। पर अचानक उन्हें पता चला कि बिमला भी गांव में सब कुछ बेचकर अचानक शहर चली गई है। माँ, बिमला चाची भी शहर चली गई है। उनके भी गांव में बारिश और बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब जो थोड़े बहुत पैसे जुड़े थे वो लेकर वो शहर चली गई है और वहीं अपनी बेटी की जो है शादी कर रही है। मेरे मोबाइल फोन पर उन्होंने किसी के नंबर से फोन किया है, बोल रही हैं कि शहर आकर हम बिंदिया की शादी में जाएं। अच्छा, तो एक काम करो, फिर जब शहर जाएंगे तभी तुम ये उपहार बिंदिया को दे देना। इस बारिश और बाढ़ ने तो सबको परेशान कर दिया, सबके घर तबाह कर दिए हैं। सब लोग 2 दिन बाद जब रास्ता खुल जाता है तो शहर पहुंचते हैं। शहर में पहले ही बिरजू के एक दोस्त ने किराए का मकान ले लिया था, पर अब तो महीने बाद दोनों को मजदूरी के पैसे मिलते। सबके कहने पर मालती और गीता विमला के घर शादी में पहुंचती हैं। विमला की बेटी बिंदिया तो शहर में नौकरी करती ही थी, साथ ही उसे लड़का भी अच्छे घर का मिल गया था। तुम दोनों को देखकर मन बहुत खुश हुआ। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गई, बिरजू और सरजू भी आ जाते, और गायत्री क्यों नहीं आई? चाची, एकदम से कारखाने की छुट्टी लेना भी ठीक नहीं था। कल ही नौकरी पर पहला दिन था, अभी नई नई नौकरी लगी है, और अम्मा जी सफर से बहुत थक गई थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हमने कहा कि वो थोड़ा आराम कर ले। हाँ, ये बात तो सही है। चलो तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। मालती भाभी, मैं जानती हूँ आप बहुत अच्छी मेहंदी लगाना जानते हो। मैं चाहती हूँ मेरी शादी की मेहंदी आप लगाओ। मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। माँ बोल रही थी कि आप मेरी शादी में जरूर आओगे। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे हाथों में मेहंदी जरूर लगाऊंगी। ये देखो बिंदिया, हम तुम्हारे लिए चूड़ी लेकर आए हैं। ये तो बहुत सुंदर है भाभी। हाँ, मुझे पता है, माँ बता रही थी आप बहुत सुंदर चूड़ियां बनाते हो।
अब तो मालती भाभी भी मेरे साथ चूड़ियां बनाने लगी है। मालती भाभी, गीता भाभी, जब आप दोनों में हुनर है तो आप इस हुनर को व्यापार क्यों नहीं बनाते? चूड़ी मेहंदी के व्यापार से आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। शहर में आपकी बहुत बिक्री होगी। आप अपना खुद का चूड़ी मेहंदी का व्यापार शुरू कर सकते हो। हमने तो ये बात कभी सोची ही नहीं बिंदिया। क्या तुम इस काम में हमारी मदद करोगी? हाँ हाँ भाभी, क्यों नहीं। मेरे होने वाले पति ब्यूटी पार्लर में कॉस्मेटिक का सामान देते हैं। उनका कॉस्मेटिक का होलसेल का काम है, तो वो आपकी इस काम में बहुत मदद कर सकते हैं। बिंदिया मालती और गीता को सब कुछ समझाती रही। मालती और गीता बिंदिया की सारी बातों को ध्यान से सुन रही थी। शादी के बाद बिंदिया ने अपने पति से मालती और गीता को मिलवाया। बिमला के पति रमेश की बहुत जान पहचान थी। धीरे धीरे मालती और गीता दोनों ने मिलकर चूड़ी और मेहंदी का व्यापार शुरू किया। मालती और गीता ने कभी भी नहीं सोचा था कि शहर में रहकर इस काम से उनकी बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी दोनों बहुएं इतनी होनहार हैं कि आज तुम दोनों ने अपना खुद का व्यापार शुरू कर लिया। जीती रहो, सदा खुश रहो। अम्मा जी, ये हम दोनों की पहली कमाई है। हाँ अम्मा जी, हम इसे आपको देना चाहते हैं। आप हमारे घर के बड़े हो, आप इस घर को हमसे बेहतर चला सकते हो। हमें आशीर्वाद दो अम्मा जी कि हम अपने इस व्यापार को और आगे तक ले जा सकें और अपने पति की काम में सहायता कर सकें। हाँ अम्मा जी, हम चाहते हैं हमारे बच्चे खूब पढ़े लिखें, खूब नाम कमाएं। हम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं अम्मा जी। हाँ हाँ, तुम दोनों जरूर देखना और कामयाब बनोगी, क्योंकि तुम दोनों देवरानी जेठानी में एकता ही तुम्हारी कामयाबी की मिसाल बनेगी। सरजू, हम दोनों भाई बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें इतनी अच्छी पत्नियों का साथ मिला। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम सचमुच बहुत नसीब वाले हैं। मालती और गीता एक दूसरे के गले लग जाती हैं। आज वो भी बहुत खुश थी कि उनका हुनर उनका सफल व्यापार बन गया। चूड़ी ले लो चूड़ी, लाल पीली हरी नीली सतरंगी चूड़ी। ए बेटी, चूड़ी ले लो बेटी। देखो कितनी सुंदर चूड़ियां हैं मेरे पास। ना ना अम्मा, मुझे नहीं चाहिए। ले लो बेटी, 2 दिन हो गए कुछ कमाई नहीं हुई। ज्यादा नहीं तो 1 दर्जन ही ले लो। ओफो अम्मा, कहा ना नहीं चाहिए, क्यों फालतू में पीछे पड़ी हो। एक बार फिर कांता को नाउम्मीदी हाथ लगी थी। एक वक्त था जब कांता की कांच की चूड़ियां हाथों हाथ बिक जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। एक तो बढ़ती उम्र की मार, ऊपर से मार्केट में एक से बढ़कर एक डिजाइनर चूड़ियों के आ जाने से कांता का काम अब लगभग ठप ही पड़ गया था। कांता पास की ही बस्ती में अपने इकलौते बेटे किशन के साथ रहा करती थी। किशन बचपन से ही अपाहिज था, इसीलिए कांता को ही घर चलाने के लिए काम करना पड़ता था। वो कई सालों से चूड़ियां बेचने का काम कर रही थी, लेकिन वक्त के साथ लोगों की पसंद और जरूरतें अब बदल गई थी, जिस वजह से अब कांता के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ था। हे भगवान, आज भी एक चूड़ी नहीं बिकी। अब क्या होगा? घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। कांता ये सब सोच ही रही थी कि अचानक वहां से एक बड़ी सी गाड़ी गुजरी। जिस जगह कांता अपनी चूड़ियां बेचा करती थी, वहां एक मिट्टी का बड़ा गड्ढा था। उस बड़ी सी गाड़ी का पहिया उस गड्ढे से होकर गुजरा, जिस वजह से काफी सारा गंदा पानी उछलकर कांता की तरफ आ गया। अंधा है क्या? अमीरी के नशे में गरीब दिखाई भी नहीं दे रहे क्या? वो गाड़ी आगे जाकर रुक गई थी। तभी उसमें से एक लड़की बाहर निकली और कांता से जाकर बोली, अम्मा जी, माफ कर दीजिए, मेरे ड्राइवर से गलती हो गई। आपका ज्यादा नुकसान हो गया क्या? ज्यादा के लिए है ही क्या मुझ बुढ़िया के पास बिटिया। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। जाओ, तुम जाओ अपने रास्ते। लगता है आज का दिन ही खराब है। नहीं अम्मा, आप मुझे बताओ ना, आपका कितना नुकसान हुआ है, मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। जाने दो बिटिया, मेरी ये चूड़ियां वैसे भी अब कोई नहीं खरीदता, तो उन पर मिट्टी पड़े या ये टूट जाए क्या फर्क पड़ता है। उस लड़की का नाम मानसी था, जो शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी और हर रोज उसी रास्ते से अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर कॉलेज जाया करती थी। वो कांता को चूड़ियां बेचते हर रोज देखा करती थी, लेकिन कभी गाड़ी से उतरकर चूड़ियां खरीदने के बारे में उसने नहीं सोचा। उस दिन ड्राइवर की गलती से जो हुआ,
उस वजह से वो पहली बार कांता से मिली। कांता की बातें सुनकर मानसी को उसके लिए बुरा लग रहा था। वो कांता की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि इसके लिए उसे कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। अम्मा, वैसे सच में कितनी रंग बिरंगी और प्यारी हैं आपकी चूड़ियां। आप ऐसा करो, मुझे ये वाली और ये वाली भी, ये तीनों एक एक दर्जन दे दो। क्या कहा बिटिया? सच में तुम मेरी चूड़ियां खरीदोगी क्या? हाँ अम्मा, मुझे चूड़ियां पहनना बहुत अच्छा लगता है। आप तो बस ये बताओ कि इतनी चूड़ियों के कितने पैसे हुए? बिटिया, 3 दर्जन ली है तो 60 रुपए हो गए। क्या क्या सिर्फ 60 रुपए? इतने में क्या होगा? बेचारी अम्मा सारा दिन इतनी तेज धूप में बैठकर चूड़ियां बेचती हैं, और वो भी इनसे कोई नहीं खरीदता। मुझे कुछ करना चाहिए इनके लिए, लेकिन मैं ये करूं कैसे? अगर इनकी सारी चूड़ियां इनसे खरीद भी लूं, तो इतनी सारी चूड़ियों का मैं करूंगी क्या? और घर पर माँ से भी डांट खानी पड़ेगी। क्या हुआ बिटिया, महंगी लग रही है क्या? अच्छा, ऐसा करो तुम 50 ही दे दो, पर खरीद लो बस। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लीजिए आपके 60 रुपए। अच्छा अम्मा, ये बताइए आपके पास बस यही चूड़ियां हैं या और भी हैं? हाँ है ना, घर पर रखी है। सबको लाकर क्या करूंगी बिटिया, पहले ये ही बिक जाए। ये बात भी सही है। अच्छा अम्मा, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद मानसी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है, लेकिन वहां से जाने के बाद भी वो सारा दिन कांता के बारे में ही सोचती रही। वो किसी भी तरह से कांता की मदद करना चाहती थी। फिर अगले दिन, नमस्ते अम्मा, कैसी हो आप? अरे बिटिया, राम राम। मैं तो बस ठीक ही हूँ, तुम सुनाओ? मैं भी अच्छी हूँ अम्मा, आपसे चूड़ियां खरीदने आई हूँ। अच्छा, और वो जो कल लेकर गई थी, उनका क्या हुआ? वो तो सारी की सारी मेरी दोस्तों ने ले ली मुझसे। उन्हें इतनी पसंद आई कि एक भी नहीं छोड़ी मेरे लिए, इसीलिए आज फिर से आई हूँ। लेकिन अम्मा, आज कुछ और चूड़ियां दिखाना, कल जो दी थी उनसे महंगी। बिटिया, उनसे महंगी तो ये वाली है, ये 40 रुपए दर्जन है, और ये वाली 50 रुपए दर्जन। तो ऐसा करो अम्मा, ये 50 वाली 5 दर्जन दे दो। हैं? क्या कहा बिटिया? 5 दर्जन? इतनी तो नहीं है मेरे पास अभी। हाँ, घर पर रखी है, वहां से जाकर लानी पड़ेंगी। चूड़ियां तो मुझे चाहिए अम्मा, मेरी सहेलियों ने मंगवाई है मुझसे, उन सब के लिए लेकर जानी है। ऐसा करते हैं, आपके घर ही चलते हैं, मैं वहीं देखकर रंग भी पसंद कर लूंगी, और वैसे भी अब शाम हो गई है, आपको घर तो जाना ही होगा, तो मैं ही आपको ले चलती हूँ अपनी गाड़ी से। मानसी कांता को उसकी चूड़ियों की टोकरी के साथ अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और फिर उसके घर जाती है। घर के नाम पर कांता के पास बस एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जो आधी से ज्यादा तो कांच की चूड़ियों से ही भरी हुई थी। एक कोने में उसका बेटा किशन था, जो बिस्तर पर था। उसे देखकर मानसी ने कांता से पूछा, अम्मा, ये कौन है? ये मेरा बेटा है किशन, ये बचपन से ही ऐसा है, बस ये और मैं ही हैं, एक दूसरे का साथ देने के लिए। चलो बिटिया, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें चूड़ियां दिखाती हूँ। अब तक तो मानसी सिर्फ कांता की मेहनत देखकर ही उससे प्रभावित थी, लेकिन अब जब उसने कांता की गरीबी और उसके हालात अपनी आंखों से देख लिए थे, तो उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो हो जाए, वो कांता की मदद करके ही रहेगी। अम्मा, आप ऐसा करो, आपके पास जितनी भी चूड़ियां हैं, मुझे सारी दे दो। लेकिन बिटिया, तुम इतनी सारी चूड़ियों का क्या करोगी? थोड़ी बहुत सहेलियों को दे दूंगी, और कुछ खुद पहनूंगी। और हाँ, मुझे अभी याद आया कि मेरी एक रिश्तेदार है जो चूड़ियों से घर सजाने का सामान बनाती है, तो कुछ उन्हें भी दे दूंगी मैं। अच्छा बिटिया, बहुत अच्छी बात है, भगवान तुम्हारा भला करे। कांता की तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। पिछले कई हफ्तों से उसकी एक भी चूड़ी नहीं बिकी थी, लेकिन अब अचानक ही उसकी सारी चूड़ियां मानसी ने खरीद ली, और वो भी मुंह मांगी कीमत पर। कांता के पास अब काफी पैसे थे, जिनसे वो अपना और अपने बेटे का खर्च चला सकती थी। मानसी सिर्फ यही नहीं रुकी, वो हर हफ्ते आकर कांता से ढेर सारी चूड़ियां खरीद कर ले जाने लगी, वो भी सीधे उसके घर से। इसीलिए अब कांता को सड़क के किनारे धूप में बैठकर चूड़ियां बेचने की जरूरत नहीं थी। फिर एक दिन, अरे लक्ष्मी, यहाँ तो आ जरा,
ये चूड़ियां तू कहाँ से लाई? ये मुझे एक दीदी ने दी है। दीदी? कौन सी दीदी? वही जो एक बड़ी सी गाड़ी से हर हफ्ते यहाँ आती है और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि बस्ती की हर एक लड़की को ऐसी ही चूड़ियां देकर जाती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। अपने ही पड़ोस में रहने वाली उस लड़की की बात सुनकर कांता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो सब कुछ समझ गई थी कि मानसी असल में उससे सारी चूड़ियां सिर्फ उसकी मदद करने के लिए खरीदती है। असल में वो कांता से चूड़ियां खरीदकर उसी की बस्ती में रहने वाली गरीब लड़कियों में बांट दिया करती थी। इसके बाद से कांता बड़ी ही बेसब्री से मानसी का इंतजार करने लगी, लेकिन इस बार उससे चूड़ियां खरीदने मानसी नहीं बल्कि सिर्फ उसका ड्राइवर वहां पहुंचा। अरे भैया, पर मानसी बिटिया कहाँ है? वो क्यों नहीं आई चूड़ियां लेने? अब मानसी बेबी नहीं आ पाएंगी। परसों उनकी शादी है और शादी के बाद वो अपने ससुराल चली जाएंगी, जो यहाँ से बहुत दूर है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मानसी बेबी ने मुझसे कहा है कि मैं हर हफ्ते आकर आपसे चूड़ियां खरीदता रहूं। मानसी के ड्राइवर की बात सुनकर कांता मुस्कुरा दी। उसने हर बार की तरह इस बार भी सारी चूड़ियां पैक करके दे दी और उनकी कीमत भी उस ड्राइवर से ले ली। लेकिन इसके साथ ही उसने उस ड्राइवर से मानसी के घर का पता भी ले लिया और फिर मानसी की शादी के दिन वहां जा पहुंची। उस वक्त मानसी अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। बेबी जी, वो अम्मा आई हैं बाहर जिनसे आप चूड़ियां खरीदते हो, वो आपसे मिलना चाहती हैं। हाँ, तो उन्हें अंदर लेकर आओ और हाँ, उनके लिए चाय नाश्ता भी भिजवा देना। राम राम अम्मा। राम राम बिटिया। हाय, नजर न लगे मेरी बच्ची को, सचमुच परी लग रही हो। बस एक कमी है, लेकिन कमी? कैसी कमी अम्मा? कांता फौरन अपने झोले से सुर्ख लाल रंग की कांच की चूड़ियां निकालकर अपने हाथों से मानसी को पहना देती है। ये करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बिटिया, ये सिर्फ चूड़ियां नहीं है, ये आशीर्वाद है इस गरीब बुढ़िया का। तुमने जो मेरे लिए किया वो करने के बारे में कोई सोचता तक नहीं। अब बस एक आखिरी वादा मांगने आई हूँ बिटिया। हाँ अम्मा, बताओ ना। बिटिया, जब कभी ससुराल से अपने मायके आओ तो अपनी इस बूढ़ी अम्मा से मिले बिना वापस नहीं जाना। इसके साथ ही मानसी कांता को गले से लगा लेती है। भले ही माली हालत में कांता और मानसी की कभी बराबरी नहीं हो सकती थी, लेकिन सिर्फ कांच की चूड़ियों ने इन दोनों के बीच जो रिश्ता बना दिया था वो बहुत खास था। Thanks for watching.